आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट होइए धर्मेंद्र जी। मैं कुमार धर्मेंद्र, ग्राम चंदा, जिला अरवल के किसान हूँ। आवाज गई सर? हाँ, आ गई। और सिन्हा सिन्हा साहब जी, आप ही इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप पहली बार आए हैं। मैं मेरे बारे में या नहीं, अपने भाई के बारे में। वो अच्छा, प्रेम आपका रंजन भाई सिन्हा जी। इंट्रोड्यूस कर देना। हाँ, सिन्हा साहब आप म्यूट पे हो। अच्छा, जब तक वो अनम्यूट होते हैं तब तक सुजीत आप इंट्रोड्यूस कर दो। जी, मैं गोपाल बिहार रहने वाला हूँ, अरवल जिला का। मेरा नाम सुजीत है ठीक है और सर। यहीं गृहस्थी में काम आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है सुजीत। पंकज आप करोगे या आपका भाई करेगा? सर नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेम रंजन सिन्हा है और मैं भोजपुर जिला में, बिहार के भोजपुर जिला में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर मैं कार्यरत हूँ सर, एज ए ठीक है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर। ठीक है। प्रेम बताए ना आप अपना? यस सर, प्रेम रंजन सिन्हा। प्रेम रंजन सिन्हा। ठीक है, पंकज जी आप? यस सर। सर नमस्कार सभी को, और मेरा नाम है डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा। मैं हूँ कृषि वैज्ञानिक, कृषि प्रसार विषय में, जो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो झारखंड के निकट अभी नया नया खुला है, उसमें मैं पदस्थापित इस 2020 से हुआ हूँ। और किसानों को मार्गदर्शन देना और किसानों के साथ जुड़ना, उनकी समस्याएं, किसान और वैज्ञानिक के बीच में मेरा काम है संवाद करना। ठीक है पंकज जी, थैंक यू। मनीष चांद? नमस्कार, मेरा नाम मनीष चांद, मैं एक इंजीनियर और किसान हूँ। मैं यहाँ न्यू जर्सी में खेती करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है मनीष जी। और कोई गौरव? या गौरव आप आपके साथ जितने लोग हैं सबका एक बार आप इंट्रोड्यूस दे दो। गौरव आप म्यूट पे हो। मैं हाँ बोलो। मैं किशोरी सिंह, ग्राम चिकनौटा, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार से हैं। किसान हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रणाम किशोरी जी। गौरव भी है या गौरव जी चला गया? जी हूँ अच्छा ठीक है। और प्रभात चला गया, प्रभात का डिस्कनेक्ट हो मैं। गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तिवारी जी शुरू करें? हाँ, प्रभात जो हैं वो किशोरी सिंह के पोते हैं और वो भी शायद वहीं होंगे या दूसरी जगह होंगे, दूसरे फोन पर होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से गौरव के साथ कुछ लोग और हैं हमारे गांव के आज। अच्छा। तो हम केवल गांव वालों से ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है, आपको कोई सवाल हो, क्योंकि यहाँ पर 2-3 विशेषज्ञ हैं जो काम कर रहे हैं। और पंकज कुमार सिन्हा, डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा जो आप सुने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं और वो कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े हुए हैं। तो उनका काम ही है साइंटिस्ट को किसान से जोड़ना। तो जो भी वैज्ञानिक चीजें हो रही हैं उसके बारे में कैसे उस वैज्ञानिकता को, विज्ञान को, नई तकनीक को किसान तक पहुंचाएं। वो इसलिए बता रहा हूं कि गांव के लोगों को ये समझने में थोड़ी कठिनाई होती है कि किस तरीके से जो नई तकनीक है वो हमारे तक पहुंचे। तो वो पंकज जी बताएंगे। और उनके भाई जो हैं वो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब बिहार सरकार के कर्मचारी हैं वो, तो उनको ज़्यादा पता होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो भी गांव के लोग हैं उसका फ़ायदा उठाएं और कभी जब ज़रूरत होगी तो ये अधिकारी आपके पास जाके आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो शिव कुमार जी शुरू कीजिए। उमेश सिंह, लक्षणदेव सिंह, और लक्षणदेव सिंह एक तो भतीजे हैं, वो भी लोग पहुंचे हुए हैं, सुन रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। जी, आपको भी प्रणाम। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो इस आज का जो हमारा उद्देश्य था, हम तो उम्मीद कर रहे थे ज़्यादा लोग आएंगे और शायद कुछ देर में आए भी। मैं उनको अभी व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करता हूं। आज का उद्देश्य है कि हम फ्यूचर में जो भी हमने पिछले 4 सेशन किए
उसको हम ज़मीन पे कैसे लाएँ या कैसे हम लोग उसका लाभ उठाएँ और कितने फ्रीक्वेंसी पे कब-कब हम मिलें, कौन कब मिले, कैसे मिले, ये डिसाइड करना था। तो 2-3 चीज़ हमने देखा पिछले 4 सेशन में। एक तो ये देखा कि गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत सपोर्ट है, जिसका हमें नॉलेज नहीं है, जिसका नॉलेज हमें मिला था। और उम्मीद करता हूँ कि अभी कुछ देर में वो लोग जॉइन करेंगे तो फिर से वो बात हो सकती है। दूसरा है कि बहुत सारे खेती के अलग-अलग तरीके हैं, जैसे क्या बोलते हैं नो टिल खेती जो कुमार धर्मेंद्र जी करते हैं, या ऑर्गेनिक खेती जो अर्बल में मनीष जी, सुजीत, कुमार धर्मेंद्र जी वगैरह करवाते हैं। फिर उसको बेचने के लिए ब्रांडिंग कैसे करना है, फिर जब बोते हैं तो कैसे स्टैगर करके बोना है, सब कुछ एक ही दिन नहीं बोना है, मार्केट को देखते हुए अलग-अलग समय पे बोना है ताकि जो हार्वेस्टिंग हो, ये खास करके सब्जियों के लिए है या मछली के लिए है या मशरूम के लिए है कि अलग-अलग आप बेचेंगे तो आपको ठीक भाव मिलेगा। और मल्टी लेयर खेती कैसे होती है, मछली पालन के बारे में हमने देखा। तो ये सब चीज़ हमने देखा वो तो नॉलेज है और वो नॉलेज है कि ज्ञान है, ठीक है? हमने बात किया, बहुत अच्छा लगा सुन कर के, लेकिन ये हमें मालूम है कि हम बात करते हैं, सुनते हैं, जिस तरह हम रामचरितमानस के नवाह करते हैं, 9 दिन राम जी का कहानी सुनते हैं, 10वें दिन सब कहानी गायब, हम अपने नॉर्मल जीवन में आ जाते हैं और फिर वही रूटीन चलता है। मतलब उस ज्ञान का कोई हमारे जीवन पे असर नहीं पड़ा। उसी तरह हम लोगों ने पिछले 4 शनिवार को जो बात किया, अगर उसको हम यूज़ नहीं किए, तो वो ज्ञान ही ज्ञान रह गया और उसका कोई हमारे जीवन पे असर नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग ये जो कर रहे हैं, इसमें हम ले दे करके है कि फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड ये ग्रुप और इससे ज़्यादा जो लोग और जुड़ सकें, वो एक-दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं कंक्रीट रूप में और जिससे हमारी जीवन का विकास हो सके। ये हमारा उद्देश्य है। तो चूँकि अभी कोई नहीं आए हैं एमपी शर्मा जी आगे। चूँकि और कोई लोग नहीं आए हैं तो इसलिए मैं शुरू करना चाहता हूँ कि इसका कार्य रूप क्या दिया जाए। तिवारी जी आपसे शुरू करें कि आप इसको कैसे सोचते हैं, उसके बाद सबसे उसका कमेंट लेंगे। सुरेंद्र जी शायद आप म्यूट पे हैं। सुरेंद्र जी खुद म्यूट पे हैं इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं या वो फ़ोन पे होंगे। तो शॉर्ट में हम चूँकि किसान के रूप में यहाँ धर्मेंद्र जी और सुजीत और किशोरी जी लोग ज़्यादा हैं, तो हम क्यों नहीं उल्टा चलें पहले। गौरव चला गया क्या? नहीं, गौरव है अभी। किशोरी जी आप कैसे चाहते हैं कि इसको हम कैसे कार्य रूप दें ताकि ये लंबा चले? मतलब ऐसा ना हो कि केवल डिस्कशन हो और ज़मीन पे कुछ ना आए। क्या हमें करना चाहिए ताकि ये फ़ायदा हो सके? मैं अपने को म्यूट करता हूँ अब, आप बोलिए किशोरी जी। देखिए सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नॉलेज तो आप लोगों के द्वारा नेट के माध्यम से हम लोगों को मिल जाता है, नेट से जुड़े हुए हैं कि कहाँ पर किस तरह की खेती करनी चाहिए जो लाभदायक हो, किसानों के फायदे के लिए हो। लेकिन इसका प्रैक्टिकल भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए किसान को, ताकि उस तरह के लोग जो जुड़े हुए हैं, उस विशेषज्ञ हैं, वो आवे हमारे क्षेत्र में, एग्रीकल्चर का पोजीशन देखे कि कैसा एरिया है, यहाँ पर किस चीज़ की खेती करने से किसानों को लाभ हो सकता है। तो मेन बात ये है, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की आवश्यकता है। धन्यवाद। किशोरी जी मैं लिख रहा था तो अच्छा लगा आपका विचार सुन करके, मैं लिख रहा हूँ ये सब चीज़, इसको हम शेयर भी करेंगे। तो पंकज जी और प्रेम जी आप दोनों उस लाइन के हैं, तो आप बताइए ये संभव है और इसके लिए क्या-क्या लिमिटेशन है, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? जो किशोरी जी ने प्रश्न उठाया कि आप लोग उनको ट्रेनिंग दीजिए और उनको गाइड कीजिए, हैंड होल्डिंग कीजिए, उसके लिए क्या बिहार में क्या उपाय है और सरकारी क्या तंत्र है? नहीं तो फिर हम प्राइवेट में जाएँगे, लेकिन सरकारी तंत्र पहले पूछ रहे थे। सर देखिए, मैं जो भी किसान अगर
इंटरेस्टेड हैं कि मुझे करना है, अगर सरकारी तरीके से अगर हमारा हेल्प लेना चाहते हैं तब उनको कुछ नहीं, मैं ये कमिटमेंट तो नहीं कर सकता हूँ कि बहुत फ्रिक्वेंटली मैं उनको विजिट करूंगा, लेकिन अगर ये हमारे डायरेक्टर या हमारे स्टेशन इंचार्ज, मैं उनको उनका नंबर प्रोवाइड करा सकता हूँ और आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो ईमेल आईडी वगैरह है, आप अगर उनके माध्यम से अगर उनके पास अगर आप लिखेंगे कि हमें इस तरह का कंसल्टेंसी, थोड़ा सा मैं इस तरह का एक इंट्रो टाइप का कि मैं आप इस तरह का खेती कर रहे हैं और इस सिलसिले में मुझे वैज्ञानिक का सलाह जो है वो हमें और इसको इम्प्रूव करने के लिए चाहिए, तो मैं सरकारी तौर पे मैं कम से कम तो 2 महीने में एक बार तो विजिट, 2 से 3 महीने में एक बार विजिट कर सकता हूँ, अगर मुझे मतलब सरकार मेरे डायरेक्टर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अगर परमिशन मिल जाता है तो, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपने तरफ से, अब ये मैं अपने प्राइवेटली के मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी किसान अगर मेरे से अगर कुछ मेरे अनुभव के हिसाब से या मेरे ज्ञान के हिसाब से अगर वो मेरे लाभ लेना चाहते हैं और वहां पे पहुंच कर, हेलो, हाँ, वहां पे पहुंच करके मतलब मैं उनके साइट पे पहुंच करके उनको अपने अनुभव शेयर करूं या उनको आगे का सुझाव दूं, तो इसके लिए मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं हिल्सा में हर सेकंड सैटरडे और संडे ये 2 दिन मैं होता हूँ। इसके अलावा मैं कोशिश कर सकता हूँ कि एक दिन और जब भी छुट्टी वगैरह रहे तो मैं आपके यहाँ जा करके मैं आपका विजिट करके और मैं आपको जितना हो सकता है यथासंभव मैं हेल्प कर सकता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल दे सकता हूँ। और आगे प्रेम जी अपना बता सकते हैं कि वो किस तरह से इस चीज में मदद कर सकते हैं। सर, मैं जितना भी सरकार की योजना है, और मेरा काम भी है कि हमारे जितना भी सरकार के द्वारा जो चलाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, उसको किसान तक कैसे पहुंचाया जाए और किसान को कैसे इसको अडॉप्ट कर सकता है इस योजना को, उसमें मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है सर, जैसे कि बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है जो किसान लेना ही नहीं चाहता है, और हाँ, रीजन ये है कि वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं किसान लोग। मतलब कि अगर हमें किसी भी यंत्र को खरीदना हो, चाहे रीपर हो, चाहे एक्स्ट्रा बाइंडर हो, रीपर बाइंडर हो, तो उसमें अगर 1 लाख का सब्सिडी है उसमें, तो सिर्फ सब्सिडी लेना चाहता है सर किसान, और वो खरीदना नहीं चाहता है। ये दिक्कत आती है सर, हम सबको काम करने में ये दिक्कत आती है। चाहे सीड हो, मतलब सीड उपलब्ध करवाना होता हो तो सीड भी नहीं लेना चाहती है, जबकि सरकार 50% 90% सब्सिडी देती है, और सीड का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होता है सर गवर्नमेंट का। BRBN के थ्रू मिलता है, बिहार राज्य बिजली निगम लिमिटेड के थ्रू मिलता है। और जितना भी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जितना भी योजना है, मैं आपको डिटेल्स में बता सकता हूँ कि कैसे उसको आप बेनिफिट उस सरकार से ले सकते हैं सब्सिडी के रूप में। थैंक यू सर। है प्रेम जी, प्रेम जी आप पहले, अभी हमारे पास समय है तो आप क्यों नहीं बिहार सरकार के जो भी योजना वगैरह है उसके बारे में आप 2 मिनट 3 मिनट बता दें, ताकि अगर कोई प्रश्न होगा तो पूछें। सर आपका आवाज कट रहा है। तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था प्रेम जी, आप बिहार सरकार के जो योजना हो उसके बारे में अगर कुछ बता सकें तो हमारे किसान सुन सकते हैं। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं पूछना चाहता हूँ सर, किस टाइप का योजना जानना चाहते हैं? ये तो किशोरी जी या कोई मतलब बताएंगे। ये एग्रीकल्चर मशीनरी के टाइप का, बीज टाइप का, जैसे आप हो गया, फिर जैविक खेती के थ्रू ऑर्गेनिक खेती जो बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती, और फिर कैसे हम उसको ब्रांडिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती को, मतलब सर्टिफाइड जिसको बोलते हैं, सर्टिफाइड कैसे किस तरह से कर सकते हैं, उस तरह से, मतलब किस तरह से जानकारी जानना चाहते हैं आप? एक सेकंड, मैं किशोरी जी के लिए इसके ऊपर डिपेंड करता हूँ, या सुजीत हैं या कुमार धर्मेंद्र जी, ये लोग जो किसान है वो बताएंगे, मैं क्या बताऊं, मैं तो उतना नॉलेज नहीं है मेरे पास। एक चीज मैं कहूंगा, एक मिनट सुजीत जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये कहूंगा कि जो गांव के लोग हैं उनको शायद ये पता नहीं हो कि किस तरीके के सवाल हम पूछ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उनको नज दिया जाए, जैसे प्रेम रंजन जी ने कहा कि अगर वो मशीन से संबंधित है उसके बारे में क्या योजना है, अगर बीज से संबंधित है तो क्या योजना है, फाइनेंसिंग जो है पैसे वो क्या योजना है, तो इस तरीके की चीजें
अगर आप बताएं तो पहले मशीन से शुरू कीजिए, उसके लिए कैसे होता है, उसके बाद जो दूसरी चीजें मैंने कही उसके बारे में बताएं, क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें जो जो किसान हैं, जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनको तो रोज रोज हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो जरा उसका ख्याल रख के सर हर चीज के बारे में बताएं। और सुजीत जी आप कुछ बोल रहे थे, आई एम सॉरी, हम आपको बीच में काट दिए। जी सर, हमें ऑर्गेनिक में कीटनाशक का कोई नाम या ब्रांड का कोई हो तो मुझे मालूम चाहना है। देखिए, ऑर्गेनिक में अगर आप कीटनाशक वगैरह तो जनरली पंचगव्य, नीम का जो नीम सीड कर्नल ऑयल जो होता है एक्सट्रैक्ट, जिसको NSKE बोलते हैं, या नीम कोटेड होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए जब तक आप हमें बीमारी नहीं बताएंगे तब तक हम ना या तो कीटनाशक बता सकते हैं न रोगनाशक बता सकते हैं। तो अगर कोई इस तरह का कोई जनरल समस्या है तो उससे कंसर्न आप हमारे जो कुछ फोटो है या कुछ भी डिस्क्रिप्शन अगर देंगे, हम आपको डेफिनेटली यथासंभव हम सपोर्ट मदद करने का प्रयास करेंगे। कि आप बोल रहे हैं मैं कुछ बोलूं इस पे सुजीत जी? जी सर। देखो, यहाँ पे जो आप गोपाल बीघा में कर रहे हैं और आप पंचगव्य भी बना रहे हैं, आप दही मट्ठा में आप कॉपर का तार डाल करके आप उसका एक जैविक कीटनाशक बनाते ही हैं फंगल डिजीजेस के लिए। और इसके अलावा इसके अलावा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर का। और एक जो चीज हमने आपको बताई थी वो ये था कि मीट कीट को लाने के लिए आपको जरूरी है कि आप उसमें फूल को भी साथ में लगाएं। तो जैसे इस बार आपने लगाया है कैलेंडुला और गेंदे का फूल का पेड़ भिंडी के साथ लगाया ना, या आप इसके साथ भी लगा सकते, जो बाकी सब्जियों के साथ भी हम लगाते हैं। तो वो भी जो कीट है उसको कंट्रोल करने में, उनको नियंत्रण करने में काफी सार्थक होता है। और पंकज जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब तक आप स्पेसिफिक कोई चीज को नहीं बताएंगे, जैसे आप फोटो भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम उसका रिसर्च करके आपको जवाब देते हैं कि उसको कैसे नियंत्रण किया जाए। लेकिन पंकज जी, यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो समस्या मैंने बिहार में अरवल में मैं जाता हूँ, और पटना में भी मैं जब गया उधर जमाल रोड की तरफ जहाँ पे ये सब दुकानें हैं, इस पे जिसको आप कहते हैं जैविक कीटनाशक या जो जैविक ट्रीटमेंट की जितनी भी चीजें मिल रही हैं, उस पे कोई गारंटी नहीं है कि वो सच में जैविक है या नहीं है, क्योंकि उस पे कोई इंग्रेडिएंट्स का नाम नहीं लिखा है। और दूसरी बात यह है कि बस बोतल में एक कुछ चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो ओमरी सर्टिफाइड है? तो ओमरी सर्टिफिकेशन भी कहीं लिस्ट मुझे नहीं मिली बिहार सरकार के भी साइट पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साइट पे भी कि ओमरी सर्टिफाइड मेरे पास क्या केमिकल्स हैं। सर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी आजकल जो ऑर्गेनिक जो बजवर्ड आया है ना, इसके कारण इतना स्पूरियस केमिकल मार्केट में है जो कि विदाउट लिस्ट इवन गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड वेदर इट इज ऑर्गेनिक और नॉट। मतलब ये ऑर्गेनिक है या नहीं, ये गवर्नमेंट भी अप्रूव नहीं कर रहा है। और उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड या फंजीसाइड वगैरह में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, तब भी उसमें कंटामिनेशन होता है। लेकिन इसका तो एकदम ही नहीं है, अभी हम लोग इसके नेसेंट स्टेज में हैं। तो अगर मैं ये आपको सलाह देना चाहता हूँ कि किसी भी सर्टिफाइड सीड जो थोड़ा सा बड़ा शॉप है, उसके यहाँ ज्यादा चांस है कि आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगा, और वो इवेलुएट करने के बाद ही वो अपने शॉप पे लेके आता है। और जो छोटा शॉप होता है उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं होता कि वो सही में सही चीज मिला है या नहीं उसको इवेलुएट कर पाए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली पंकज जी, और मैं यही बात सुनना चाह रहा था। और मैं चाह रहा था कि धर्मेंद्र जी, सुजीत और बाकी सब किसान भी इस बात को समझें। और गांव में आपको उतनी बड़ी दुकान और उतनी ईमानदारी से वो सामान मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वहां पे वो सामान बिकता है जिसके लिए आपको मार्जिन ज्यादा मिले। तो इसलिए क्या आप या आपके भाई या जो भी सरकार से जुड़े हैं, कोई एक ऐसी लिस्ट जो आप लोगों ने टेस्ट किया हो अपने फील्ड पे,
जैसे हमने इनसे भी बात करी थी, कई वैज्ञानिकों से बात करी थी कि जो आप यूज करते हैं अपने यहाँ रिसर्च के लिए, तो उसमें अगर आपने देखा कि उस पर अच्छा रिजल्ट आया, तो क्या उसके नाम तो एटलीस्ट हमें दे दिए हमारे किसानों को, तो हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो उनको फायदा होगा कि कम से कम उससे वो मैच करा पाएंगे। मेरे पास कुछ कुछ लिस्ट है, मैं उसको ऑलरेडी जो मेरे इंस्टीट्यूट है मेरे पास कुछ लिस्ट है। जैसे देखिए हमारे पास बहुत सारे सप्लायर भी आते हैं वो अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवाने के लिए कि सर ये इस चीज के लिए मैंने बनाया, इस चीज में कितना इफेक्टिवनेस है वो, तो अकॉर्डिंगली हम उनको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। और जो दुकानदार होता है उनके पास भी कि दिस प्रोडक्ट हैज बीन टेस्टेड एंड वैलिडेटेड फॉर देयर इफिकेसी, एंड उसके बाद वो एक अगर सर्टिफिकेट लगा करके और सेल कर सकता है, ये गवर्नमेंट कंपनी को सप्लाई कर सकता है। तो एक बार आप हमें जब लिस्ट बना के देंगे कि आपको, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको किस किस चीज के रिलेटेड चाहिए, जैसे फंजीसाइड अगर बीमारी के लिए चाहिए। देखिए हाँ। इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक, जैसे अगर हम बैगन की खेती करते हैं, सब्जी में बैगन है, दूसरा आपका गोभी है, तो इस पे कीड़े बहुत लगते हैं और एफिड्स होता है, इस पे मिलीबग्स होता है। तो ये बेसिक दो बग्स हैं और वो पत्ते के नीचे होते हैं, तो आप जितना भी मर्जी स्प्रे करें ऊपर से वो पत्ते, और जैविक खेती के मुताबिक हम ये कहते हैं या तो आप पत्तों को तोड़ के फेंक दें और उस पेड़ को डिस्ट्रॉय करें, और नहीं तो आपको हर एक पत्ते को धोना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है जैविक खेती के हिसाब से। तो उस पे क्या कारगर होगा? देखिए मैं आपको जो आपने सबसे अच्छा, मैं कभी भी जो पेस्ट कंट्रोल या डिजीज कंट्रोल का इफेक्टिव मैकेनिज्म वही होता है कि जिस समय अगर आपका रोग लगता है, जिस समय आपका जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो ईटीएल आप लोग समझते होंगे कि जब रोग शुरू होता है तो 5 से 10% पौधा ही प्रभावित होता है, रोग कीड़ा जब भी हो। तो जब आप उसी समय अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो उसको अपरूट एंड क्लीन, सीधा मतलब उखाड़िए और या तो बर्न कर दीजिए या जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, ये सबसे अच्छा होता है। लेकिन जब आपके पास ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब आप उसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले वही जो मैकेनिकल कंट्रोल, या जैसे होता है ना कि हर्बिसाइड से पहले आप मैकेनिकल कंट्रोल उसको प्लग करके और उस पत्ते को ही कम से कम, अगर पूरा पौधा उखाड़ने में आपको अगर दिक्कत हो रही है, चाहे थोड़ा सा ममता आ रहा है, तो आप उसके उस जो पत्ता अफेक्टेड है उसको हटा दीजिए। इसके बाद का आगे का अगर लेवल आ जाता है तो आप हमें एक बार, जैसे कोई भी क्रॉप है, देखिए ये एक ब्लैंकेट रिकमेंडेड नहीं है कि ये अगर ये इस क्रॉप में अगर हम कोई नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या कोई बायो पेस्टिसाइड्स मैंने आपको रिकमेंड कर दिया और वो सभी क्रॉप के लिए हो जाएगा, ये नहीं है। क्योंकि हर क्रॉप में उसका जो इफिकेसी है वो वेरी करता है। बहुत सही बात बताई पंकज जी आपने। सुजीत, अब देखिए यही बात हम हमेशा बात करते हैं एक्सक्यूज मनीष कि जी, हमें मनीष जी होल्ड जी प्लीज। इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य था आज कि हम ये प्लान बनाएं कि फ्यूचर में हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक दूसरे का कांटेक्ट होना चाहिए ताकि टाइम पे हम इसको कर सकें। हमें ये प्रोग्राम बनाना है कि हम कैसे ये जो शुरू हुआ है इसको कैसे आगे ले जाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन अलग अलग टॉपिक पे ना। सर सर सो कुमार जी, इफ आई मे, प्रेम जी से पूछना था क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, और पंकज जी वो ये पूछना था मुझे कि अभी जो बिहार सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है मशीनरी के बारे में, एक आम किसान, अब जैसे हमारे गांव में लोगों को 2 बीघा 4 बीघा इस तरीके से छोटे छोटे प्लॉट है, आप सब जानते हैं इस बात को, और बहुतों के पास वही है। तो ऐसे किसान के लिए क्या सुविधाएं बिहार सरकार दे रही है और भारत सरकार दे रही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसके अलावा बीज के से संबंधित क्या सुविधाएं दे रही हैं, और तीसरी चीज कि जब किसान पैदा करता है, हार्वेस्ट कर लेता है, तो उसको बाजार तक पहुंचाने में क्या सुविधा दे रही है, जरा इसके बारे में आप बताइए क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं। प्रेम जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, सभी के लिए बता देता हूँ मिथिलेश जी भी ज्वाइन कर गए हैं, तो इसलिए केवल ये बताना था कि मिथिलेश जी ज्वाइन कर गए हैं। अब प्रेम जी आप जवाब दीजिए। ओके सर। सर मैं सबसे पहले मशीनरी, जो एग्रीकल्चरल मशीनरी है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ
कि मतलब बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस मशीनरी पे उस पे सब्सिडी देती है। जैसे हो गया कि आपका फसल अवशेष प्रबंधन के लिए, मतलब जो फसल को ना जलाया जाए, जैसे हम सब अभी गेहूं का खेती किए हुए हैं, तो उसमें क्या गेहूं काटने के बाद उसको जो खड़ा खड़ा जो होता है उसको जला देते हैं, तो उसको ना जलाने के लिए सरकार 5 तरह का यंत्र प्रोवाइड करती है, जिसपे 80% का सब्सिडी है। और हर एक यंत्र पे, मतलब यंत्र का कीमत 2 से 2.5 लाख 3 लाख के करीब है, और उस पर 80% सब्सिडी मिलता है। जैसे रीपर बाइंडर हो गया, अस्ट्रा बेलर हो गया, रीपर कम बाइंडर हो गया, इस तरह से है। उसके बाद फिर है ये सब पे 80% सब्सिडी है। और इसके अलावा सब्सिडी देते हैं, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, रबर राइस मिल्स हो गया, ये सब पर 50% सब्सिडी है जनरल को। और अगर ओबीसी SC/ST है तो उनको 65% सब्सिडी है। और ऐसा 75 तरह का सब्सिडी यंत्र है हमारे सरकार के थ्रू, जो बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके देती है। 75 तरह का यंत्र है, उसका हम लिस्ट हम आपको पंकज सर के थ्रू मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि किस किस तरह का सब्सिडी प्रोवाइड करती है सरकार, ये है। और इसको कैसे ले सकते हैं, तो मैं इसके लिए सबसे पहले किसान रजिस्ट्रेशन है, वो हर एक के जिले का, ये ऑल ओवर इंडिया का एक आता है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सब परिचित हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सब परिचित हैं जी। तो तो उसमें है कि आपको किसान रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एक 12 नंबर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको रजिस्ट्रेशन करके मतलब उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो 3 लेवल का वेरिफिकेशन होता है। अगर आप यंत्र को बाय करते हैं, सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो 3 लेवल का वेरिफिकेशन होता है। तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, बस इसी तरह से मतलब आपको सब्सिडी मिलेगा। और किस तरह से हम बाद फ्यूचर में बताएंगे किस तरह से आपको सब्सिडी मिल सकता है इजिली वे में। और रही बीज के लिए, बीज का है कि उसमें आपको बहुत तरह का बीज है, मतलब गर्मा है, जैसे रबी है, खरीफ है, सभी तरह का बीज प्रोवाइडेड है उसमें 3 तरह से सब्सिडी मिलता है। एक पूरा, जैसे हमको अगर धान और गेहूं वगैरह लगाना है तो उसमें हमको इनपुट के साथ आपको सीड प्रोवाइड करता है। 1 एकड़ में 40 मतलब एक अप्रोक्सीमेट आपको हम वेरिएशन बता देंगे कितना कितना मिलता है। मतलब गेहूं है, धान है, मक्का है, मूंग है, और चना है, अरहर है, और डिफरेंट तरह का मतलब मिलता है आपको। सब चीज मतलब सब्सिडी है, जिसमें 50% सब्सिडी है, 100% सब्सिडी है, और 90% सब्सिडी है। और मोस्टली 90% सब्सिडी आपको फाउंडेशन सीड मिलता है, और जो 50% सब्सिडी है वो सर्टिफाइड सीड मिलता है आपको। प्रेम, ये सब्सिडी मिलता है, ये मतलब बीज मिलता है या पैसा मिलता है? नहीं, आपको बीज प्रोवाइड करेगा, और जो कि बीज सर्टिफाइड रहेगा बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के थ्रू, जो 50% सब्सिडी रहेगा वो सर्टिफाइड सीड रहेगा। अच्छा सर, जनरली जो सीड का क्वालिटी होता है वो बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड का, उस पे किसानों का ट्रस्ट नहीं है। और दूसरी बात है कि किसान जो जनरली ये 2 समस्याएं किसान को जो आती है कि किसान समय जब इनके पास स्कीम होता है तब उनके पास वो सीजन पार कर गया होता है, या पहले थोड़ा बहुत ही समय बच रहा होता है, और किसान को पहले इन्वेस्ट करना होता है, तब जाके बाद में सब्सिडी मिलता है। तो इसके कारण जनरली किसान थोड़ा सा कम ले पा रहे हैं। यस सर, आप सही बोल रहे हैं। यही प्रॉब्लम हम भी मतलब फेस करते हैं। जब मेरे पास टारगेट आता है कि हाँ आपको किसान को इतना सीड देना है, इतना क्विंटल सीड देना है, तो क्या सरकार हमको लेट से सीड प्रोवाइड करती है, तो हम किसान के पास लेट से जाते हैं। तब तक क्या होता है कि किसान ऑलरेडी बो चुके होते हैं, तो उस वक्त बहुत मतलब दिक्कत होती है हमको, मतलब अपना टारगेट फुलफिल करने में दिक्कत होती है। मतलब किसान ले नहीं पाते हैं, तो उसको मतलब गलत तरीके से उठाया जाता है। थैंक यू। और ये ब्लॉक में ये कोऑर्डिनेटर होते हैं आप जैसे प्रेम जी? सॉरी, क्या सर? प्रेम जी, आप जैसे कोऑर्डिनेटर हर ब्लॉक में है बिहार के? हाँ सर, हाँ। जैसे हमारे यहाँ किसानों को जो पहला स्टेप हो किससे बात करें वो पूछ रहा हूँ, तो वो कोऑर्डिनेटर क्या होगा? हाँ, कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, किसान सलाहकार से बात कर सकते हैं, इसी से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं किसान कोऑर्डिनेटर से।
इजीली वे में आपको मिल सकता है। और फाइनेंशियल सुविधाएं क्या हैं? ये मशीन और बीज के अलावा दूसरी फाइनेंशियल सुविधाएं क्या हैं जो बाजार तक पहुंचाने में मदद करें? फाइनेंशियल सुविधा से मतलब नहीं समझ पा रहे हैं सर, किस तरह का फाइनेंशियल, लोन टाइप का या फिर कुछ किस तरह से आप? हम दोनों तरह से पूछ रहे थे, हमने स्पष्ट नहीं किया। एक्चुअली मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब हम खेत में अपना गेहूं काट लेते हैं या धान काट लेते हैं तो उसको बाजार तक कैसे पहुंचाएं, सरकार की इसमें क्या योजना है? मैं बताना चाहूंगा कि उसमें देखिए, धान के लिए तो पैक्स की सुविधा दिया है सरकार। पैक्स जानते होंगे शायद आप सब। नहीं, हम नहीं जानते। तो नहीं, पैक्स के क्या होता है कि धान आपके मिनिमम एमएसपी जो है ना, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, जो वो प्रोवाइड करती है सरकार धान खरीदने के लिए। और गेहूं तो इजीली वे में बिक जाता है, मतलब धान बेचने में ही थोड़ा सा समय लगता है। तो धान के लिए एक पैक्स के थ्रू आपको जितना भी सरकार उस पर सब्सिडी भी देती है, एक सपोर्टिव प्राइस रखती है, उससे आप खरीद सकते हैं। सरकार ही आपसे खरीद लेती है पूरा धान। बिहार में धान 4 से 5% खरीदाया है। यस सर, सही बोल रहे हैं। लेकिन बाकी 95% तब क्या होगा? कुमार धर्मेंद्र जी, यहाँ पे सरकार का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम केवल नॉलेज शेयर कर सकते हैं। यस सर। इसी नॉलेज में है सर 95% का सेल की बात। नहीं, लेकिन ये तो उत्पादन तभी हम करेंगे जो मेरा बिक्री हो जाए और मुनाफा वाला पैसा मिले। लॉस में बेचे तो क्या उत्पादन होगा किसानों से? धर्मेंद्र जी, प्रेम जी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और न सुरेंद्र जी कर सकते हैं, न मैं कर सकता हूं, न तिवारी जी कर सकते, न मनीष जी कर सकते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि आपका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये फोरम नहीं है उसको सॉल्व करने का। एक चीज शिव कुमार जी, जरा सा मैं ये कहना चाहूंगा, प्रेम जी शायद ये बता सकें कि वो जो 5% ही हुआ और 95% क्यों नहीं हुआ। अगर उसका कारण पता हो तो शायद किसानों को। कारण किसान ही है सर। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट और सुन लिया जाए मेरा। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य बिक्री होता है, लाभकर बिक्री होता है। अगर लाभकर बिक्री का इस मीटिंग में कुछ नहीं बताया जाएगा तो फाइनली उत्पादन बढ़िया नहीं हो सकता है। चाहे साइंटिस्ट हो या अधिकारी हो, कितना भी सुझाव दे दे, मार्केटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होगी तो कुछ इस मीटिंग का महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, आप कहा जाए। सर मैं आपको जो भी किसान है, मैं रियली में आप लोगों का मैं समस्या में जानता हूं कि मार्केट प्राइस मिलता नहीं है, जैसे धान ही हो गया और गेहूं हो गया। लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो अपने परंपरागत कृषि जो तकनीक है, परंपरागत जो फसल है, उसको छोड़ करके मार्केटिंग वाले फसल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा ही किसान राम प्रसाद कुशवाहा झारखंड का है, अभी उतनी तरह से मेरे नहीं हुए हैं, लेकिन वो परंपरागत उसके गांव में, वो खुद इजराइल घूम के आए हैं और वो अपने गांव में अत्याधुनिक कृषि करीब 5-6 साल से कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब किसान इसको अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे। रीजन या तो देखिए, अगर आप जब तक परंपरागत कृषि में लगे हुए हैं तब तक आप एक भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। अगर आपको भीड़ का हिस्सा बन के अगर मार्केट में कम्पीट करना है तो उसके लिए या तो आपको एक छोटा स्वयं सहायता समूह बनाना है, या तो आपका एक खुद का 30 से लेके 100 के बीच में आप अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, जिसके माध्यम से देखिए मार्केट प्राइस कब नहीं मिलता है, जब आपका धान में क्वालिटी नहीं होता है, जब आप धान को सिर्फ प्रोड्यूस किए बिना उसको जैसे होता है ना कि छटनी करना, अच्छी धान का ग्रेडिंग करना, जब तक आप उसको ग्रेडिंग नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली अरवल वगैरह या जहानाबाद में वो धान की ही खेती कर रहे हैं, लेकिन काले चावल की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक व्हीट की कर रहे हैं। तो ये सब आपको प्रीमियम प्राइस दे सकता है। तो आपको इस तरीके से जो भी किसान आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनको परंपरागत कृषि से दूर ले जा करके, मतलब जो कॉमर्शियल खेती है, जो जिसको बोलते हैं कि व्यावसायिक खेती, उसकी तरफ लेके जाइए, आपकी ये समस्या कम होगी। मैं आपको उन्हीं का एग्जांपल दूंगा, राम प्रसाद कुशवाहा का। पूरे झारखंड में मैंने पहली बार स्वीट कॉर्न का खेती और पहली बार मैंने स्वीट कॉर्न उन्हीं के यहाँ खाया। मैं बोला कि अरे आप तो एक अकेला किसान है,
आप अकेले कैसे इस इंटरप्राइज को कर लिए? बोले कि सर मैंने कुछ नहीं, मैं रोटेशन बेसिस पे हर 15 दिन पे मेरा 5 कट्ठे का खेत होता है, मैं उसमें स्वीट कॉर्न लगाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि आप इतने कम पैमाने पे उत्पादन करते हैं, उसको बेच कहाँ पाते हैं? वो बोले कुछ नहीं सर, मैं पहले दिन मैं हर एक हजारीबाग से उनका 40 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर गाँव है, वहां से वो बाइक पे लेते हैं, बाइक से लेकर के हर एक स्ट्रीट में जाते हैं और पहले दिन, क्योंकि वो ऑर्गेनिक उत्पादन करते हैं, तो पहले दिन वो टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए भेज बोलते हैं कि जो भी लेके जा रहा है आप कल मुझे पैसा दीजिए, आज मत दीजिए, आज आप जाके खाइए, कल आप मुझे ढूंढते हुए आएंगे। तो वो बंदा कंटिन्यूअस अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आज वो स्वीट कॉर्न उसका जैसे ही हार्वेस्ट होता है उसका उतना डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है। तो अगर एक आदमी अकेला इस तरह का खेती कर सकता है, वो मार्केट क्रिएट कर सकता है, तो हम लोग मिल करके भी मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। आज का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था, आज मैं अपना सुझाव देने के लिए मैं 2-3 बिंदु लेके आया था, मैं उस पर अभी क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि अगर हम लोग मिल करके एक साथ, क्योंकि जहां पे प्रोडक्शन है वहां पे डिमांड कम हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे धान चावल गेहूं का प्रोडक्शन है, आप अगर उसको आज के आज बेचना चाहें, क्योंकि आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तब आपके पास प्राइस डिस्ट्रेस सेल उसको बोलते हैं कि कम कीमत पे आप उसको खेत से ही सेल कर दे। क्यों ना हम लोग इतने सारे जो लोग वानप्रस्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, हम लोग एक छोटा सा स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट प्रोड्यूस कर सके, जिससे कि हम लोगों से जुड़े हुए, इस वानप्रस्थ आश्रम से जुड़े हुए जितने किसान हैं, वो अपने प्रोड्यूस को प्रोसेस करके स्टोर करके एक नॉमिनल प्राइस, जो कोऑपरेटिव प्राइस बोलते हैं या कस्टम हायरिंग प्राइस बोल सकते हैं, जिसमें कि आपका जो लागत है उससे 10 to 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखिए, ताकि आप उसको फर्दर अपग्रेड कर सकें, रिपेयर एंड मेंटेन कर सकें और उसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई कर सकें। इस तरह का एक नॉमिनल प्राइस, जो इसको कस्टम हायरिंग प्राइस कहिए या एक फेयर प्राइस कहिए, उस पे आप सेल कर सके, आप अपने मार्केटिंग चैनल को स्ट्रेंथन कर सकें। ये मेरा पहला सुझाव था। आगे के डिस्कशन में मैं फिर आप लोगों को इसी तरह से रिलेटेड एक सीड फंड, मेरा सुझाव है कि हम लोग सीड फंड क्रिएट करें, सीड ऑर्गेनाइजेशन एंड सीड फंड। सीड ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या होगा रोल कि यहाँ पे तकनीक के अलावा, तकनीकी ज्ञान के अलावा जो प्रशिक्षण होता है, उसके अलावा हम लोग आपको क्वालिटी इनपुट भी हमारे इसी वानप्रस्थ संस्था के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं, जिसको एज ए वैज्ञानिक मैं अपने स्तर से उसको टेस्ट कर सकूं। मेरे भी जरूरी नहीं कि मैं खुद लगा के टेस्ट कर सकूं, मेरा इतना कांटेक्ट है कि कौन सा प्रोडक्ट का कितना इफेक्टिवनेस है, वो सब मुझे अपने पीयर ग्रुप, जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो प्राइवेट कंपनी से लेकर के सरकारी ऑर्गेनाइजेशन सभी जगह भरे पड़े हैं, मैं उनसे रिव्यू लेकर के मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन सा केमिकल का कितना इफेक्टिवनेस है, किस तरह का खेती किया जा सकता है, कौन सा जो हम लोग प्लान कर सकते हैं कि कौन से सीजन में कौन सा खेती लगाइए, जिससे कि कितना मार्केट प्राइस आपको मिलेगा और किस तरह से परंपरागत से व्यावसायिक खेती के रूप में की ओर बढ़ सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। आगे तो हम लोग जैसे जैसे आगे इसमें मिलेंगे, हम लोग और आप लोग सब मिलकर के एक साथ डिसीजन लेंगे। धन्यवाद। तो पहले अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्रेम जी बता रहे थे बिहार के इक्विपमेंट के बारे में बताया, क्रॉप सीड के बारे में बताया, और जब गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर मार्केटिंग आया तब ये प्रश्न शुरू हुआ, और उसके बाद धर्मेंद्र जी और पंकज जी जो भी बात किए वो हम लोग सुने। प्रेम जी, और कुछ है बिहार गवर्नमेंट का प्रोग्राम? तो केवल जस्ट अवेयरनेस के लिए हमें बता दीजिए। यस सर, बहुत सारा प्रोग्राम है सर। जैसे अब कोई भी फार्मर अगर फार्मिंग ये फिश कल्टीवेशन करना चाहते हैं, कल्चर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी है। कोई तालाब बनवाना चाहते हैं सिर्फ पर्पस के लिए, सिर्फ कि हम उसको पटवन के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी स्कीम है। और बहुत सारा जैविक कॉरिडोर योजना है, नमामि गंगे योजना है। मतलब इसमें है, ये दोनों योजना में ऑर्गेनिक खेती करवाया जाता है किसान के द्वारा। उसके लिए सरकार सपोर्ट करती है ब्रांडिंग करने में, क्योंकि ब्रांडिंग और सर्टिफाइड करने में किसान को बहुत पैसा लगता है, 10,000 15,000 के करीब लग जाता है ब्रांडिंग करने में। तो उसके लिए सरकार आपसे खेती करवाएगी और उसको सरकार खुद ब्रांडिंग करती है और सर्टिफाइड करती है। उसके बाद फिर है, एक सेकंड प्रेम जी, ये डिस्कशन में पहले भी आया था, आज से 3-4 डिस्कशन पहले।
तो जो ब्रांडिंग करता है वो फार्मर लेवल पे करता है या कोई एसोसिएशन बनाने के बाद ही करता है सरकार? नहीं नहीं सर, एक ग्रुप है, मतलब एक कंपनी है वो करता है, और वो वेरी नहीं, फार्मा प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं है, वो ग्रुप है, मतलब कंपनी है वो करती है। हम सब वेरीफाई करते हैं उसको कंटिन्यूअस वे में, मतलब देखते रहते हैं उसको कि वो सच में ऑर्गेनिक तरह से खेती करता है या फिर उसमें केमिकल्स वगैरह यूज करता है, इसके मतलब ये सब हम मॉनिटर करते हैं उसको। अगर वो सच में 3 साल तक वो कंटिन्यूअस ऑर्गेनिक तरीके से खेती करता है तभी उसको सर्टिफाइड करते हैं हम सब। अच्छी बात है। ठीक है, आगे बोलिए, आप बोल रहे थे, मैं इंटरप्ट किया। और सर ये है, और उसके बाद फिर बर्मी कंपोस्ट के लिए है, मशरूम कल्टीवेशन है, बागवानी के लिए है, और ये सब पे सब्सिडी है सर। और मतलब फूल पत्ती ये सब लगाना चाहते हैं उस पे है। और फॉरेस्ट रिलेटेड जितना भी ट्री है, जैसे हो गया आपका इक्लिप्टस हो गया, पॉपुलर हो गया, महोगनी हो गया, सागवान हो गया, इस सब पे भी सब्सिडी देती है सरकार। ये सब भी हमारे विभाग में है, बिहार सरकार के द्वारा है। हमारा विभाग एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चरल है, मतलब पशु विभाग भी जुड़ा हुआ, मत्स्य विभाग जुड़ा हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ, हॉर्टिकल्चर भी जुड़ा हुआ, सभी लोग जुड़ा हुए हैं। तो सभी योजना के बारे में सर मेरे को जानकारी है, हम आपको फ्यूचर में सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देते जाएंगे। तो ये तो हो गया, प्रेम जी बता दिए बिहार योजना के बारे में। पंकज जी, आपका जो 2 पॉइंट बच गया है वो भी बता दीजिए, उसके बाद हम लोग ये प्लान करेंगे। अभी आज के कॉलम मेरा मेन फोकस है कि ये जो हम लोग जो जुटे हैं इसको आगे परमानेंट रूप में लॉन्ग लास्टिंग कैसे करना है। मिथिलेश जी भी आए हुए हैं, मनीष जी भी अनुभवी हैं। तो पंकज जी पहले आप बता दीजिए अगला 2 पॉइंट जो था आपका, उसके बाद हम जाएंगे मिथिलेश जी के पास। सर एक और मेरा सुझाव है कि एक हम लोग आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें, जिसमें कि कम से कम अभी तत्कालिक तौर पर अगर किसान की जो समस्या है मार्केट से रिलेटेड, हो सकता है हमारे पास जो वो उगा रहे हैं वहां पे उनको मार्केटिंग करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन अभी ये अच्छा रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया बिहार में भी और दूसरे जगह भी, तो हम उसके माध्यम से हम हर जगह का प्राइस और हर जगह का मार्केट, हाँ यहाँ पे इस तरह का डिमांड है, वो एक हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं उसी के बेसिस पे। और जब आप लोग बाहर हैं तो आप लोगों के संपर्क में भी बहुत सारे लोग होंगे जिसको कि क्या स्टैंडर्ड चाहिए कि हम उसको एक्सपोर्ट लेवल तक पहुंचा सकें, हम वो भी कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा सुझाव था। चौथा सुझाव था सर कि जो हम लोग खेती करते हैं उसको क्यों ना हम बिजनेस के तौर पर देखें। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, बहुत बार हम लोगों ने देखा सुना भी है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह है, लेकिन इसको मैं मेरे अनुभव के साथ मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 से 20% मात्र हैं जो रियली में मेन रूप से काम कर रहे हैं, बाकी 80% मात्र सब्सिडी या अनुदान के लिए है। अब इसमें कौन है कौन नहीं है ये हमें नहीं पता है और हम उस चीज में जाना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम ही लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या इस तरह का एक हम लोग रजिस्टर कर सके, कोई सा स्वयं सहायता समूह या कोऑपरेटिव सोसाइटी या 1+ के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिससे कि हम लोग किसानों को, दूर दराज के किसान, न कि एक ही जगह किसान को जोड़ करके, और बहुत अभी मैं जैसे कि मेरा सबसे पहला क्लास हुआ था उसमें मैं बताया था कि बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती का स्कोप है, बिहार में पपीते की खेती का स्कोप है, बिहार में बहुत सारे ऐसे ब्लैक राइस, ब्लैक व्हीट, जो काला धान, काला गेहूं आया है आजकल मार्केट में जिसका ज्यादा प्राइस है, इस तरह की गैर परंपरागत जिसको व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, उस तरह के पैटर्न में हम लोग चल सकते हैं। अभी हमारे पास मिथिलेश जी भी आए हुए हैं, उनका भी सुझाव ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग मनीष जी के साथ और धर्मेंद्र जी वगैरह के साथ, सबके साथ बात करके आगे 6 महीने का या 1 साल का प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे क्या करना है। क्योंकि अब मैं इतना जानता हूँ और हम सब जानते होंगे, इतना उम्र हो गया है कि टीम का फॉर्म जो होता है उसका स्टेज होता है। पहले होता है स्टॉर्मिंग, फिर होता है फॉर्मिंग, फिर होता है परफॉर्मिंग। बहुत समय लगता है, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं, इसलिए अभी पहले हम विचार केवल आदान प्रदान करते हैं। मिथिलेश जी, आप कुछ सुझाव देंगे हमें क्या करना चाहिए? शिव कुमार जी, हाँ मिथिलेश शिवाजी। जी
परिचय नहीं हुआ है। और मिथिलेश जी मतलब इस हमारे प्रयास के लिए बहुत ही सीनियर और बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि उनका अनुभव इतना बड़ा है और इतने बड़े अफसर हैं वो भारत सरकार के। तो जरा उनका परिचय दे दीजिए आप। मिथिलेश जी खुद ही परिचय दे देंगे। मिथिलेश पहले इंट्रोड्यूस करके बात कीजिए आप। आप सुनाई नहीं दे रहा है मिथिलेश जी, मिथिलेश जी आप म्यूट पे हैं। मिथिलेश अभी जी भी म्यूट पे हैं। आपको लगता है डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। नहीं अब सुनाई पड़ रहा है। जी जी। हाँ, सबसे पहले माफी मैं मांगूंगा लेट ज्वाइन करने के लिए। जी नहीं, बात बिल्कुल सही है। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है कि व्यक्तिगत लेवल पे हर प्रांत में, ब्लॉक में कह लीजिए, हर पंचायत लेवल पे हमारे पास एक या दो अच्छे सक्सेसफुल किसान हैं जो मार्केट में अपना माल बेच रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सरकार की इतनी सारी स्कीम्स हैं, दोनों के, केंद्र सरकार प्लस बिहार सरकार की, और वो एनएचएम में आके मर्ज हो जाती हैं। थोड़ा इसका भी मतलब ज्ञान हम लोगों को देना होगा, लोगों के बीच सर्कुलेट करना होगा। और तीसरी चीज है कि इनको हम जोड़ें कैसे एक मार्केटिंग लेवल पे, मतलब एक जिस स्तर पे ब्लॉक से, पंचायत से वो स्टेट कैपिटल आए, या वहीं से हम कहीं इसको मार्केटिंग कर सकें। तो एक किसी ना किसी प्रकार की संस्था की हमको जरूरत पड़ेगी। मेरी भी ऐसी सोच है। और क्योंकि मैं बिहार में 7 साल काम किया था, तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि जो संस्थाएं हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो या फार्म प्रोड्यूसर कंपनी हो या अलग अलग एनजीओज काम कर रहे हैं, और काफी सक्सेस है बिहार में। स्पेशली मतलब आपको वेजिटेबल प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन, डेयरी में भी अभी नॉर्थ बिहार में एक गंगा डेयरी करके कंपनी हुआ करती थी। अभी उन्होंने 10 दिन पहले एक साइलेज, इसके लिए मतलब जो क्या कहते हैं, फीड होता है जानवरों का, और अच्छी खासी 15-20 साल से तो ये कंपनी स्टैब्लिश की हुई है डेयरी प्रोसेसिंग में। तो ये भी मीडियम साइज यूनिट्स तो है। तो इस तरह की कंपनी को हम लोग एक जगह ला सकते हैं छोटे छोटे किसानों के बेनिफिट के लिए। मैं व्यक्तिगत स्तर पे ये प्रयास कर रहा हूं कि, क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूं संस्थागत रूप से, मैं जिस संस्था में काम करता था और काफी मदद किया था इन लोगों को, सारे इंडिविजुअल लेवल पे भी, कम से कम वैचारिक स्तर पे। और देख आने वाले समय में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कि किसानों की मूल समस्या है जो पैदा कर रहे हैं बढ़िया से उसको मार्केटिंग। अगर हम मार्केट कर लेते हैं तो उसमें जो भी हमारी मदद करे, प्राइवेट सेक्टर करे, कोऑपरेटिव सेक्टर करे या सरकारी सेक्टर करे, हम उनका फायदा उठा लेंगे और अपने स्मॉल फार्मर्स के लिए उसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं मिथिलेश कुमार हूं जी, बेसिकली बिहार में 7 साल काम किया था, और जो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित संस्था है भारत सरकार की, उसके साथ था। तो जैसा कि शिव कुमार जी ने कहा कि संस्था के वो बेस लेवल पे होते हैं शिव कुमार जी, की फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग, रूल्स वो सारे बनते हैं। बट सिंस क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे नहीं काम करेंगे इसको, हम लोग एक इसको ये कह लीजिए कि जहां जो जरूरत है वहां वो सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, फिल इन द गैप्स। तो शायद हम लोगों को ज्यादा ये मिल पाए। और हम लोग जो बिहार के सक्सेसफुल कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर में, हम उनकी मदद ले सकते हैं। और करीब करीब हर एक प्रोडक्ट में कुछ आपके पास, मान लीजिए बिहार में अगर 20-30 प्रोड्यूसर कंपनीज हैं जो अच्छे सक्सेसफुल हैं, जो एग्री स्टार्टअप है वो अच्छे अपने मतलब बाजार से पैसे वैसे निकाल लिए हैं 200-300 करोड़, तो इनकी मदद ले सकते हैं। और हमको इनके पैसे की मदद नहीं चाहिए, हमको इनका इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट या इंटेलेक्चुअल सपोर्ट चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हम लोग सरकार का जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसका ही बेस्ट फायदा उठाएंगे। बट लेकिन क्योंकि आधे से अधिक लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट लेने में दिक्कत हो जाती है,
इसीलिए ये सारे जो सब्सिडी स्कीम्स हैं सरकार के, ये पूर्ण रूपेण कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं ग्राउंड लेवल पे। थैंक यू मिथिलेश जी। जी धन्यवाद। मेन प्रॉब्लम क्या है वो तो खैर हम बाद में देखेंगे, और मेन प्रॉब्लम मेरे हिसाब से वैल्यू सिस्टम की इतनी कमी है, जैसा प्रेम जी ने बताया, आप बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि सबको सब्सिडी चाहिए, सामान नहीं खरीदना है। भैंस पे अगर 5,000 का सब्सिडी मिलेगा तो मेरे को पैसा चाहिए, भैंस उस नहीं खरीदना, वो सब अपने पास रखो, पैसा दे दो बाकी छोड़ो। खैर उसके बारे में हम यस बात सर, यस सर। यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं वो प्रॉब्लम, लेकिन आप दोनों का आइडिया जो उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको जमीन पे लाया जाए। इस आइडिया के बारे में मोटा मोटी यही एक आइडिया मेरे को भी दिखाई पड़ रहा है कि कोई ना कोई एक संस्था होनी चाहिए जो कि हम लोग जिसमें सपोर्ट करें, या तो फिजिकली, फाइनेंशियली, नॉलेज वाइज, आइडिया वाइज, शेयरिंग वाइज। एक संस्था की जरूरत अभी दोनों से मेरे को यही सुनाई पड़ी, और वो सब कुछ कर सकता है, अलग अलग ढंग से कर सकता है। इसके अलावा किसी का कोई विचार हो ताकि हम ये सोच सकें कि अगले महीने क्या करेंगे, उसके अगले महीने क्या करेंगे, और 1 साल के बाद हम कहाँ में कहाँ रहना चाहिए। और इसके लिए तो मैं अरुण को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको कोऑर्डिनेट करे, और ये विजन, माइलस्टोन वगैरह धीरे धीरे करके इवॉल्व होगा, बट उसको ये सब का बहुत अनुभव है तो वो कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई और कंक्रीट आइडिया अगर कुछ जमीन पे लाना है आज तो बात कीजिए। धर्मेंद्र जी आप तो बोल रहे थे मार्केटिंग का, और कुछ मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं, और गवर्नमेंट से हम अभी लड़ नहीं सकते हैं। धर्मेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप म्यूट पे है धर्मेंद्र जी। अच्छा, धर्मेंद्र जी अनम्यूट जब तक होते हैं तब तक हमारे एक नए जुटे हैं जयप्रकाश जी, आप अपने को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे? आप भी म्यूट पे हैं जयप्रकाश जी। हेलो, मैं बोल सकता हूँ? जी जी बोलिए। हाँ, मैं झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ हूँ, और एक किसान है, और झारखंड में डेयरी के विकास में शुरुआत से हमारी भागीदारी रही है। और क्योंकि मैं बीच में प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, इसलिए पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम का शेड्यूल है नंबर 3, जो उसमें जो पॉइंट दिया गया है, उसमें एक जो वानप्रस्थ जैसा शब्द आया है, जो हमारे लिए बहुत बेहद आकर्षण का विषय है कि निश्चित तौर से पशुपालन में, डेयरी उद्योग में हमें इस भावना से एक बड़े उम्र के जो लोग हैं वो इसमें एक अच्छी भागीदारी कर सकते हैं, अगर उनका रोल अगर निर्धारित किया जाए या उसका कुछ मार्गदर्शन किया जाए तो ये बेहद उल्लेखनीय होगा। धन्यवाद। जयसवाल जी आपका नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी आप जुटे हैं तो आपको मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वानप्रस्थ जो संस्था है उसका उद्देश्य क्या है ये सब के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। जी अच्छा सर। तो जिससे भी आपको मेरा नंबर मिला, ये कांटेक्ट मिला, उसको कहिएगा तो मेरा नंबर दे देगा आपको, या वो मेरे को आपका नंबर दे दे। आइदर वे हम लोग को बात करना चाहिए, उद्देश्य क्या है। जी हाँ सर। धर्मेंद्र जी आप आ गए हैं, आप कुछ और विचार देंगे? एक तो हो गया कि मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या करना चाहिए, हल्का सीड आइडिया पंकज जी और मिथिलेश जी दोनों दिए हैं। आगे कुछ और आइडिया हो तो आप बताइए। ठीक है, और कुछ नहीं सर, बीज मिल जाता है, उर्वरक मिल जाता है, ये सब मिल जाता है, मार्केटिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा हंसाना की कोशिश कर रहा हूं, जब बच्चा दूसरे क्लास में होता है तो उसको जोड़ घटाव बहुत मुश्किल होता है, और जब 5वें क्लास में जाता है कहता है जोड़ घटाव तो बहुत आसान है यार, क्या बात कर रहे हो। वही कहानी आपका है, आपको बीज मिल जाता है, बहुतों को बीज नहीं मिलता है।
आपको उर्वरक मिल जाता है, बहुतों को उर्वरक नहीं मिल जाता, तो जो मिल जाता है वो बहुत आसान हो ही जाता है। खैर एनीवे, ये तो मजाक था। मनीष जी, आप कंक्रीट रूप में बहुत काम किए हैं, कोई आपका सुझाव है? बिफोर वी गो बैक टू अरुण एंड आस्क हिम फॉर हिज एडवाइस ऑन हाउ टू गिव द होल थिंग एज ए स्ट्रक्चर। मनीष जी आप म्यूट पे हैं। मनीष जी म्यूट पे नहीं, मनीष जी कुछ और कर है ना, आ गए मनीष जी, नहीं बोलिए। नहीं बिल्कुल, मैं सॉरी, मैं म्यूट पे था। तो मैं किशोर जी ने एक सवाल पूछा था कि उनका जवाब, और पंकज जी ने बड़ी अच्छी बातें कुछ बताई और जो सुझाव दिया उस पर, और धर्मेंद्र जी, मैं, सुजीत, अशोक जी वगैरह जो हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, दीपक वगैरह, उसके बारे में मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि पंकज जी को पसंद भी आएगा और आप लोगों को भी एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, ओफा, ऑर्गेनिक फार्मर्स ऑफ अरवल। हमने उसको कहा क्योंकि हमने अरवल से शुरुआत करी, लेकिन आप इसको ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन भी कह सकते हैं। और इसमें हमने 3 बातें करी। तो जब हमने शुरुआत करी तो सबसे बड़ी समस्या जो आई वो ये आई कि लोगों को विश्वास नहीं है आज कि बाहर से कोई आदमी आकर कुछ बताए तो वो सचमुच आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपको साथ लेकर एक लेवल पे चेंज या एक बदलाव की ओर बढ़ेगा। तो लोगों को लगता, तो लोगों को समझना और उस पर अमल करने में समय लगता है। तो इस बात में जुड़ने में लोगों को समय लगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हाँ, सब लोग सब्सिडी की ओर भागते हैं और मुफ्त की ओर भागते हैं। तो हमने एक सीड बैंक क्रिएट करने की कोशिश करी, बनाने की कोशिश करी, और सीड बैंक हमने बनाया भी है वहां पर। तो उसमें धान के बीज हैं, उसमें बहुत तरह की नायाब सब्जियों के भी बीज हमने वहां लाकर दिए। हुआ ये कि लोग बीज लेके चले जाते हैं लेकिन वापस कोई नहीं आया, और वो उस बीज का क्या हुआ पता नहीं। और हमने बड़ा अच्छी चीज बताई थी कि आप मुझसे 10 ग्राम बीज लेके जाएंगे, आप मुझे अगले उस सीजन के बाद 20 ग्राम बीज वापस करेंगे, और बाकी आप सब्जी उगाएंगे और वो सब्जी हम खरीदेंगे या हम आपसे बीज खरीदेंगे आपसे। और इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 किसान हैं जो बीज का उत्पादन बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, और वो सारा बीज हम आज की डेट में ऑर्गेनिक बीज, जो जैविक बीज है, वो हम गोवा की एक बहुत बड़ी बीज की का स्टोर है, इन सीड स्टोर कहते हैं उसको, गोवा की। वो यहाँ अमेरिका से ही पढ़ के गई हैं और वहां पे वो खेती करती हैं, तो वो चलाती हैं। तो हम उनको सारा बीज बेचते हैं। और जो भिंडी का बीज है, जैसे मैं आपको बताऊं, तो भिंडी के बीज, जैविक बीज की कीमत हमें लगभग, सुजीत कितना टोटल बीज जो हमने बेचा, 4,000 रुपए किलो के हिसाब से हमने बीज बेचा, और ये मार्केट में इससे ज्यादा बिक रहा है। और अगर आप खुले बाजार में भिंडी का बीज खरीदने जाएंगे आज की डेट में अरवल या वहां पे, तो आपको 700, 800, 1200 रुपए किलो तक का आपको नॉर्मल भिंडी का बीज मिलता है। लाल भिंडी एक किस्म होती है, लाल भिंडी का बीज किया। तो कहने का मतलब यह है कि सीड बैंक और एक नया कैश क्रॉप, जिसको पंकज जी कह रहे थे, हमने उसकी तरफ इनको मोड़ा। तो ये एक पहली बात। दूसरी बात है कि ब्रांडिंग, तो एक लोगो बनाया और एक ब्रांडिंग करके हम मार्केटिंग की हमने कोशिश करी। लेकिन इसमें किसानों को जोड़ करके अपने एक इनिशिएटिव, जिसको हम कहते हैं कि उनको खुद से भी आना चाहिए सामने, वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी होने में टाइम लग रहा है। दूसरा, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है ओफा का, जिसपे ये सारी बातें डिस्कशन होती हैं, पंकज जी, जिसमें ये फोटो भी भेजते हैं कि भाई मेरे खेत में देखिए ये कीड़ा लगा या ये दिक्कत आई, या धर्मेंद्र जी उसका जवाब देते हैं बड़े अच्छे से लिख लिख करके, वो हर सवाल का रिसर्च करके जवाब देते हैं, या वो भी एक प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं और हम लोग सब इसका सॉल्विंग करते हैं। तो ये ग्रुप है और ये अच्छा चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि अभी तक हम उसमें एक आदत नहीं बनी है। तो कई बार क्या होगा कि वो जय गुरुदेव, कोई पॉलिटिक्स, कोई जोक, इस तरह की भी चीजें लोग डालने की कोशिश करते हैं और उस ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग काफी कोशिश करते हैं कि वो सही डायरेक्शन में चले। और तीसरा जो समस्या जो आती है मार्केटिंग की, तो उसमें जो बीज का, जैसे मैंने मार्केट क्रिएट कर दिया, अब मेरे को बीज की जरूरत है लेकिन बीज उत्पादक नहीं है मेरे पास। और दूसरा ये है कि जो बीज बैंक है, और जो एक नियत होती है ना, जो एक ऑनेस्टी की बात होती है कि मैंने आपको 1 किलो बीज दिया। जैसे अब हमने इस बार, पिछली बार धान दिया था CR 909,
ये एक सरकार की तरफ से सही टाइम पे हमने वो बीज निकलवा करके हमने वहां पे 150 किसानों को बीज बांटा। उसमें 15 लोगों ने जैविक के लिए हाँ बोला। उस 15 में से सिर्फ एक किसान है जिसका मेरे पास इस वक्त धान आया है, बाकी 14 का क्या हुआ मुझे आज तक पता नहीं चला। तो होता यह है कि लोग धान लगाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो जैविक तरीके से उपजा करके वापस लाना, जबकि हमारी गारंटी ये थी कि हम उसको कम से कम उसको हम 30 रुपए प्रति किलो खरीदेंगे आपसे, और उसके बाद हम मार्केट रेट मान लीजिए हमने 50 या 60 में बेचा, तो जो एक हम 10 या 20% जो हमारा मार्केटिंग का खर्च है ओफा का, वो हम काट करके बाकी हम वापस आपको आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो मतलब आप समझे कि 40-45 रुपए किलो आपको मिलने की उम्मीद थी। लेकिन इसके बावजूद एक वो स्ट्रक्चर में उतना धान आना और उसको चावल में कन्वर्ट करके पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग करके बेचना, ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन सुजीत इसको हैंडल करते हैं वहां से, गोपाल भीगा से, और धर्मेंद्र जी का आशीर्वाद रहता है तो वो उस पर मॉनिटर करते हैं। तो धर्मेंद्र जी ने भी CR 909 धान लगाया था, बहुत बढ़िया हुआ उनका, और कई और गांव है, कुदरासी, ये वो। तो मैं कहने का अर्थ ये है कि स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन किशोरी जी की बात या पंकज जी की बात या उनके भाई ने भी एक बात बोली कि स्कीम्स तो बहुत हैं, चीजें बहुत सारी अवेलेबल हैं, और उसमें किसी ने एक बात ये भी बोली कि जो लोग आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो FPO भी बना रहे हैं वो सरकार के पैसे और स्कीम की ओर देख रहे हैं। उनको सब्सिडी और उस पैसे से मतलब है, उनको किसान के उत्थान से मतलब नहीं है। तो जब आपका ध्येय ही गड़बड़ होता है तो आपका उत्थान हो नहीं सकता। तो ये जैसे कहते हैं ना, दो तरफा रास्ता है। एक रास्ता है जिसमें किसान को भी अपने आप सामने आना पड़ेगा और उस चीज को समझना पड़ेगा कि हम भी कुछ करें, हम भी वो सवाल पूछें, हम भी कहें कि यार हम आगे अगला कदम कैसे उठाएं और इसको कैसे जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो आपको भी जागना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो लोग सब्सिडी वाले हैं वो तो हमारी नीयत जब तक नहीं बदलेगी, वो जब तक, इसे कहते हैं ना, माइंडसेट चेंज, तो जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक तो उत्थान में देरी होगी ही। थैंक यू मनीष जी। अब और कौन बच गया, और किसी को कुछ बोलना है? तिवारी जी आप कुछ कहेंगे बिफोर वी गो बैक टू, अच्छा मिथिलेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। हाँ शिव कुमार जी, हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए आप मिथिलेश जी। हाँ मनीष जी, मैं ये चाहूंगा कि आपका ओफा जो संस्था, वॉट एवर स्टेट इट इज, हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास नाबार्ड संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं और हमारे 38 जिलों में से करीब 28 जिलों में हमारे अफसर हैं। तो अगर हर एक जिले में हम लोग 1-2 या किसान क्लब या FPO से ओफा को जोड़ें और वो आपका सीड बैंक या ये ब्रांडिंग या मतलब जो आपका सर्टिफिकेशन टाइप का प्रोसेस है, तो नाबार्ड के सपोर्ट से या इस तरह की हम लोग अगर इसको स्टेट लेवल पे एक बारगी रूप में ले जा सकते हैं 28 जिलों से जोड़ते हुए, और कोई हम न तो सब्सिडी मांग रहे हैं किसी से, न हम किसी को कुछ दे रहे हैं, एक्सेप्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो जिले में हमारा ऑलरेडी 10 साल 8 साल से 15 साल से जुड़ा हुआ है, हर एक जिले में हमारे बिहार में करीब करीब मेरा 3500 किसान क्लब था। तो अगर इन आपकी संस्था जो ओफा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में, फॉर्मिंग स्टेज में एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो ले चुकी है, तो हम लोग ये सक्सेस मॉडल को एक रूप दे सकते हैं, कोशिश किया जा सकता है टू बिगिन विद। ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दिक्कत ये हो रही है, अभी जैसे उन्होंने काला चावल की बात करी, लोगों ने अखबार में पढ़ लिया कि हॉप्स होता है या काला चावल है या काला वीट है, तो किसान जो है कुछ लोग उसने लगा लिया, लेकिन मार्केट कहाँ है? मार्केट है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो मार्केट है वो गोवा में है, बॉम्बे में है या दिल्ली में है, तो किसी से आपका टाई अप नहीं होगा या आपको पता नहीं है कहाँ बेचना है। तो चावल तो उगा दिया आपने, धान तो निकल आया काला चावल, लेकिन करेंगे क्या उसका? लोकल मार्केट में नहीं बिकता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है और इस पे काम किया जा सकता है। और इसमें हमने ना सब्सिडी ली है सरकार से आज तक 1 रुपए की भी, ना हमने इससे किसी से आर्थिक मदद ली है। और ये जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, ये हम 4-5 किसानों की ही का श्रमदान है, जिसमें धर्मेंद्र जी मुख्य हैं, सुजीत हैं, अशोक हैं, कन्हैया हैं, ये सब जो किसान हैं हमारे, यही इन्हीं का खून पसीना है। और हम जो बीज है, मेरा काम है बीज ला के देना इनको और बीज बेचने का पूरा इंतजाम करना।
तो इसमें अगर नाबार्ड का हेल्प होगी तो बाकी क्षेत्रों में भी अगर किसान इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास इस वक्त लिस्ट है, जैसे पैक चॉय है। अब उसके हमको सीड नहीं मिल पाया इस बार, वरना इसका सीड की बहुत जरूरत है। आपकी रशियन मस्टर्ड है, उसके सीड्स मेरे पास इस बार मंगवाए हैं, तो रशियन मस्टर्ड के सीड्स हो रहे हैं जो आपके माइक्रो ग्रीन्स में यूज होते हैं, तो ये कैश क्रॉप हो जाती है। तो इस वक्त केल और इसका रशियन मस्टर्ड का जो माइक्रो ग्रीन्स है, इसका सीड का उत्पादन इस वक्त गोपाल बीघा में हो रहा है, और धर्मेंद्र जी खुद भी कर रहे हैं। और तो मेरे पास इस वक्त 12 सब्जियों की लिस्ट है जिसके सीड बहुत ही महंगे दामों में बिक सकती है, लेकिन जरूरत है किसानों की जो इस बात को समझें। और मुझसे अगर बीज लेते हैं 10 ग्राम तो मेरी एक ही शर्त होती है, आप मुझको, मैं अगर आपको 10 ग्राम बीज दूंगा तो मुझे 20 ग्राम वापस चाहिए बीज, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओफा को हम लोग स्टेट लेवल पे ले चलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नाम एक ध्यान हो, बाबूलाल धाइया, इनको पद्मश्री मिला था 2 साल पहले। इन्होंने 120 वैरायटी धान लोकल का मध्य प्रदेश में इकट्ठा किया था, तो मैं उनको भी लाकर किसानों से मिलवाया था पिछले साल, और सभी किसानों से बात हुई, और सिर्फ इसीलिए कि ताकि लोग इस बात को समझे कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं और कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, कि अगर एक किसान, बाबूलाल धाइया जैसा किसान, अगर 120 किस्म के धान की वैरायटी जो हमारी लोकल है उसको ला सकता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में अगर लोकल वैरायटी आप खोजे तो सब्जी की कोई लोकल वैरायटी आज, देसी वैरायटी जिसे हम कहते हैं, नहीं अवेलेबल है, सारी हाइब्रिड है। आप चावल की बात करें तो उसमें भी जैसे एक वो करिया या कोई एक धान होता है, एक और ये हमारे धर्मेंद्र जी बता पाएंगे उस धान का नाम, मैं भूल रहा हूं इस वक्त, रविंदर जी उगाते हैं वो चावल है। तो वो एक किस्म है जो बस एक किसान उगा रहा है, बाकी पूरे क्षेत्र में जहां पे 150 गांव हैं, उस 150 गांव में एक गांव में एक किसान उगा रहा है, मनीष जी, और उसकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। मनीष जी, अभी ये डिटेल की बात होगी और बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके, और हमको तो लगता है कि सुनते ही रहें, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हम आपको रोक रहे हैं, माफ कीजिएगा। कोई नया विचार और किसी को देना है बिफोर वी गो ऑन द प्लानिंग फेज? हाँ सुजीत, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? नहीं सर। अच्छा, सुरेंद्र जी, मेन उद्देश्य था आज के कॉल का आगे का नीति निर्धारित करना, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो उद्देश्य है। तो अभी कंक्रीट रूप में जो हमको दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमें कोई ना कोई 2 चीज करना है। एक तो संगठन बनाना है, जिसको कंपनी बोलो, कॉर्पोरेशन बोलो, एफपीओ बोलो, जो भी बोलो, और दूसरा कम्युनिकेशन चैनल बनाना है। कम्युनिकेशन चैनल आज के दिन में बहुत आसान है बनाना। तो मैं एक तो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, जिसका भी फोन नंबर है मेरे पास, ग्रुप क्रिएटेड है, उसमें मैं आप लोग को जोड़ दूंगा। उसका एडमिन केवल मैं रहूंगा और एक और बंदे को रखूंगा एडमिन, जो इंडिया बेस्ड होगा। उसका मेन कारण यही है जो मनीष जी ने बोला, कि मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को मिसयूज होने नहीं दूंगा। उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैव ए गुड डे और प्रणाम और शुभरात्रि और होली का मुबारकबाद, ये सब नहीं होगा। उसमें केवल किसान रिलेटेड जो भी डिस्कस कर रहे हैं ऐसे टॉपिक होंगे। तो जिसका भी फोन नंबर है मेरे पास, मैं उसको जोड़ दूंगा, और एडमिन मैं रहूंगा। और अरुण, इफ यू डोंट माइंड, देन आई कैन रिक्वेस्ट यू टू बी एडमिन। इसलिए एक इंडिया में होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सोया हुआ हूं और कोई जुटना चाहे, कुछ करना चाहे, तो 2 जगह होना चाहिए। तो वो तो बहुत आसान है, दैट वाज लो हैंगिंग। द टफेस्ट पार्ट इज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना। अब ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञान मिथिलेश जी आपको ज्यादा है, मनीष जी आपको ज्यादा है, मेरे को बहुत कम ज्ञान है इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलते हैं और कैसे बनते हैं। इसके लिए आप दोनों लीड लेंगे, मैं या हमारे कोई भी मेंबर यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार रहें, ताकि it will take ton of time to talk to everybody and get everybody agree on the approach। जैसे एडवाइजर के रूप में पंकज जी हो सकते हैं, प्रेम जी हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन करने वाला एक आदमी जो फोन घुमाया और बात करे, भैया ये बात हुआ, इसने ये पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, अगर जवाब दे सके, आपका क्या विचार है, ये करने वाला एक चाहिए। तिवारी जी कुछ जोड़ना है इसमें? अरुण कुछ जोड़ना है?
धर्मेंद्र जी कुछ जोड़ना है इसमें? यही 2 चीज़ है ना, वो जो दूसरा संगठन बनेगा, वो जो पंकज जी जितने भी आइडिया दिए हैं सब वो संगठन काम करेगा। अरुण जी बोले नहीं हैं, अगर अरुण जी हैं तो बोलें। हाँ, उन्होंने अरुण जी काफी हैं, अरुण जी हैं। अरुण जी को बहुत अनुभव है। अरुण जी जायसवाल जी से मैंने बात नहीं किया इसलिए आई डोंट नो कि जायसवाल जी को कितना इस चीज़ में अनुभव है, नहीं तो जायसवाल जी भी कर सकते हैं। अरुण आप बोल सकते हो, यू आर म्यूट अरुण। गुड इवनिंग अब्लिक गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा जो अनुभव है वो ज़्यादा ग्रास रूट लेवल का है, ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने फॉर्म किए हैं, एनजीओ बनाया है, वो सारा चीज़ किया है। शिव, आपने जैसा कहा, ये हमारा अभी जो रोल है वो ज़्यादा है कि हम इंफॉर्मेशन सेंटर एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बने, वेयर एवरीबडी कम्स एंड सीक्स इंफॉर्मेशन। जिसको भी जो ज़रूरतें हैं तो वो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर बन जाता है तो वो एक फोकस सॉल्व करेगा। वन, अभी फेडरेशन की जहाँ तक बात है, हम जिस बात की जो मेरी समझ है, जैसे मनीष जी ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, और ओएफए टाइप का और भी इस तरह का अगर ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसको फेडरेट करना जरूरी है। एंड जो स्टेट लेवल पे मिथिलेश सर बात कर रहे हैं, तो फेडरेट करके हम स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे ख्याल से मिथिलेश जी आपका तो 28 स्टेट में ऑलरेडी है, क्या हम लोग उससे उसको बेनिफिट उठा सकते हैं? हाँ 28 जिलों में मैंने कहा कि नाबार्ड का दफ्तर है, तो वो फोकल पॉइंट सो शिव मेजर साहब, मैं कहूंगा कि ओफा वाला ग्रुप बना ही हुआ है और इसमें कोई की बात नहीं है। आप चाहें तो इस ग्रुप को लेके आगे बढ़ जाएं। और मेरा भी यही कहना है कि ओफा को ही हम लोग लेके आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो भी सक्सेसफुल किसान हैं या अन्य संस्थाएं हैं, I shall work on collaborative model with them. और उसका आपको जंप स्टार्ट मिल जाएगा सर। और इसमें ऑलरेडी किसान हैं और इसमें सीड्स बिक रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ खेती हो रही है, तो बाकी लोग भी इसमें साथ जुड़ जाएं। तो इसमें इस काम को करने के लिए जो जरूरत है उसके लिए मनीष जी आप लीड लेंगे, और इंडिया में कौन रहेगा जो आपके साथ? पंकज जी को, अरुण को, आप जिसको बोले, आप जो बोले सर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें ओनरशिप नहीं है। देखिए, मैंने भी किसानों को यही कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन मैं ओन नहीं कर रहा हूँ, ये किसानों का ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए सुजीत को और धर्मेंद्र जी जो हैं वो लीड लेते हैं वहां पे किसान स्तर पे, और मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे मैं रहता हूँ। तो अगर वहां पे नाबार्ड का अगर हमें सपोर्ट मिल रहा है, मिथिलेश जी अगर वो सपोर्ट दे रहे हैं, तो और अरुण जी कोऑर्डिनेट कर दें इंडिया से, तो इससे अब अच्छी बात और क्या होगी। जायसवाल जी आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? और नहीं तो मैं कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ठीक, मैं तो खुशी खुशी करूंगा। तो ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल फार्मर के लिए मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा व्हाट्सएप। अरुण कुछ बोलना चाह रहे हो? अरुण तुम्हारी आवाज कट रही है, तुमको लगता है डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करना पड़ेगा। और सर ओफा वाला जो ग्रुप है उसका एडमिनिस्ट्रेटर मैं आपको बना देता हूं, आप उसको हैंडल कर लें। तो ठीक है, ओफा वाला जो ग्रुप है उसी में मैं सबको जोड़ देता हूं। हाँ, तो उसमें ऑलरेडी किसान जुड़े हुए हैं, और किसान और जुड़ जाए। हाँ, क्या दिक्कत है, मोर द मेरियर। हाँ तो ठीक है, ये जो भी रहेंगे उसमें जुट जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि अरुण तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो, अरुण की आवाज नहीं, अरुण तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली जो लोग नहीं, आई एम नॉट एबल टू हियर मच। अच्छा, नहीं तो ना यू डिस्कनेक्ट एंड देन रिकनेक्ट। शिव कुमार जी, ओके ओके। हाँ, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपना कैमरा बंद कर दें, थोड़ा नेटवर्क में सुविधा होगी लोगों को, और म्यूट कर दें तो हाँ, अच्छी तरह सुन पाओ। वो हो गया है। और तिवारी जी तो अरुण से हम बाद में बात कर लेंगे। अभी और कुछ करना नहीं तो फिर ये मीटिंग आपस में हम व्हाट्सएप पे मैसेज एक्सचेंज करते रहेंगे, लेकिन यही मीटिंग इसी उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आज हमने किया है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, जून फर्स्ट सैटरडे को ये फिर से हम करेंगे, बिल्कुल इसी उद्देश्य के लिए। बीच में जो है अगला सेशन, 1-2 सेशन
पैरामिलिट्री फोर्सेज पे स्टूडेंट को टारगेट करते हुए होगा। जैसे सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, ये सब के रिलेटेड होगा। उसके बाद हम लोग शायद 1-2 महीने ब्रेक लें, और ये ओवरलोड हो रहा है लगता है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं सुनने के लिए, जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब किसानों के लिए मीटिंग, पहला मीटिंग अब जब होगा जून फर्स्ट सैटरडे को 7 PM इंडिया के टाइम से होगा। मीनवाइल हम लोग व्हाट्सएप पे जुटे रहेंगे और अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्कशन है, उसी पे चलेगा, या अनलेस कि somebody wants to do say something differently। शिव कुमार जी, एक दो बात मुझे कहनी है। जी जी, एक कहिए। बहुत ही अच्छी बात हुई है, मिथिलेश जी ने 2-3 आइडिया दिए हैं और वो दोहराने की जरूरत है। और दूसरी बात मुझे कहनी है कि इसका जो संगठन, और संगठन कहने का मतलब कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका जो प्रारूप हो, जो भी हो, तो वो हम लोगों ने बात की कि अगली बार जब ये गोष्ठी होगी फिर से, तो उसके विषय क्या होंगे, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये बात हुई है। तो वो ध्यान में रखना है उसके कोऑर्डिनेशन को। जो मुख्य बात है वो 2 है मेरे विचार से। एक तो ओफा वाली जो बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है, और मिथिलेश जी के मार्गदर्शन में, मनीष जी के मार्गदर्शन में, पंकज जी की सहायता से वो चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत लोग उससे जुट जाएंगे। एक चीज ध्यान रखने की है कि ओफा का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि है, और ज्यादा किसान अभी जैविक कृषि से नहीं जुड़े हैं, तो इसलिए उस बात का ख्याल रखना होगा। क्योंकि मैं जब भी इस बात की बात करता हूं तो हमको गांव के किसान दिखते हैं और उनकी जो मूल जरूरतें हैं वो दिखती हैं, तो इसलिए उन तक कैसे पहुंचा जाए वो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो लिमिट नहीं करना है जैविक कृषि तक, क्योंकि जब उसको लिमिट करने लगेंगे तो किसानों को वो समझ में नहीं आता। अभी तक बहुत से लोगों को वो समझ में नहीं आता। जो हमारे मनीष जी का प्रयास है वो स्तुत्य है, सुधीर जी का, लेकिन आम किसान अभी तक उससे जुड़ नहीं पाया है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उन लोगों को भी कैसे जोड़ें। कुछ स्पष्ट मुद्दे हैं जो मिथिलेश जी ने बताए कि आम किसान को ये जो फोरम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हैं सबके सब जो अभी यहाँ हैं, वो किस तरीके से जो लोकल कंपनीज हैं, जो मिथिलेश जी ने बताया, चाहे वो सीड की कंपनी हो या खरीदने वाली कंपनी हो या डेयरी कंपनीज हो, उनसे एक आम किसान को कैसे जोड़ें, वो रास्ता कैसे बने, क्या उनको लिस्ट प्रोवाइड करें, क्या जो लोकल एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर सरकारी हैं उनसे बात करें, उनको बताएं कि वो जाएं, या किसानों को किसी तरीके से कम्युनिकेट करें। तो ये जो फिजिकल स्टेप्स हैं, जो स्टेप बाय स्टेप एक्शन है, वो हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से उस 4 बीघा 2 बीघा 2 कट्ठा वाले किसान को इन कंपनियों से जोड़ें जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो हम लोग प्रायः भूल जाते हैं वो है कि यंग लोग जो हैं वो भी तो किसानी में आना चाहते हैं, क्योंकि सबको नौकरी तो सरकार दे नहीं पाएगी। तो यंग लोगों में कैसे उत्साह पैदा करें नई चीजों के लिए, वो एक दूसरा मुद्दा हम लोगों का होना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए हम लोगों को। तो ये जो फोरम है, मेरे ख्याल से उसको ये चीजें दिमाग में रखनी होंगी कि किस तरीके से इन मुद्दों पर हम विचार करें और कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, कैसे उसका कार्यान्वयन करें। जरा सा इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। मुझे यही कहना था शिव कुमार जी। ठीक है तिवारी जी, थैंक यू तिवारी जी। नहीं, उसको तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। मेन उद्देश्य तो वही है कि फ्यूचर जनरेशन को ज़्यादा अच्छा करना है। हम लोग को तो जो होना था हो गए। अब वही एक नहीं बल्कि बाकी 2 भी चीजें बतानी कि ओफा का जो कंसंट्रेशन है वो ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा उसको फैलाना है। नहीं, वो तो जब तिवारी जी जब ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पे, तो लोग अपनी जरूरत जब रखेंगे तो जिसको जो जरूरत है वही रखेगा, तो ऑर्गेनिक फोकस नहीं रहेगा, वो अपने आप वेराइटी आ जाएगा उसमें। किसी को सब्जी, बस यही बताना चाहता, ठीक ही है। हाँ। सब्जी के बारे में किसी को, किसी मछली पालन, किसी के ड्रैगन फ्रूट, जिसका जो प्रॉब्लम होगा वो होगा। तो मनीष जी आप हमको एडमिन अगर बना दें तो हम इन सबको जोड़ देंगे, या इन सब का नंबर हम आपके पास भेज देते हैं जो हमारे पास है, उनको आप जोड़ दीजिए।
बिल्कुल, मैं आपको एडमिन भी बना देता हूँ सर। जी, तो एक तो वो हो जाएगा। मिथिलेश जी, आपका भी नंबर है मेरे पास, आपको भी मैं उसमें जोड़ दूंगा। लेकिन बिल्कुल सही सुखवान, मैं ये चाह रहा था कि हम लोग मिलेंगे जून फर्स्ट सैटरडे को, उसके बीच में अभी से जून फर्स्ट सैटरडे में 2 महीने का गैप है, 2 महीने कुछ दिन का। उसके बीच में व्हाट्सएप पे तो हम कनेक्टेड रहेंगे ही, आप लोग छोटे-छोटे ग्रुप बना करके भी कुछ काम प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो हम जून फर्स्ट सैटरडे को एज ए कंबाइंड ग्रुप डिस्कस कर सकें। तो फील फ्री टू डू दैट, यानी कि इसका वेट करते रहना ये बात नहीं है, जो कंक्रीट रूप में हो सकता है वो हो सकता है। तो अब मेरे तरफ से कुछ है, पंकज जी आपको लगता है कुछ है आपके पास? सर मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि धर्मेंद्र जी का मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड इशू था, तो अगर जब हम व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ रहे हैं और हम लोगों के पास जो भी सूचनाएं होती है, एटलीस्ट कुछ असेसमेंट होता है कि कहाँ पे कितना डिमांड है, एटलीस्ट हमारे पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप में एक अपडेट हो कि क्या अवेलेबल होने वाला है नेक्स्ट 5 to 10 डेज में, कि क्या क्या मतलब जिसका मार्केटिंग मतलब जो प्रिवेलिंग प्राइस डिस्ट्रेस प्राइस पे सेल होने जा रहा है, अगर वो हम लोग इस 2 महीने में अगर वर्कआउट कर सके और कोशिश कर सके कि कहाँ इसको कुछ मार्केटिंग चैनल के थ्रू मतलब कहीं पे इसको बेटर प्राइस दिलवाया जा सकता है या नहीं, तो अगर ये हम कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। एटलीस्ट उनको शुरू में सपोर्ट मिल सकता है वही ओफा के माध्यम से, ओफा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। पंकज जी, ये सब बात हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिवली करेंगे, और मेरे दिमाग में बहुत सारे बातें घूमते रहती है, उसी तरह सबके दिमाग में घूमती है, तो मैं अकेला नहीं हूँ। तो वही सब बातें हम व्हाट्सएप पे करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में ये विचार आ जाए कि भाई मार्केटिंग के लिए हमें अब जरूरी है मिलना, तो हम एक छोटा सा वेबिनार इसी तरह कर सकते हैं। और उस वेबिनार में कोई जरूरी नहीं है कि सुरेंद्र जी और मेरे को होना, आप इंडिया टाइम जोन में अपना छोटा सा वेबिनार कीजिए। व्हाट्सएप पे 6 बंदे जुड़ सकते हैं एक साथ, 8 बंदे जुड़ सकते हैं। जूम फ्री है 45 मिनट के लिए, गूगल मीट अभी तो फ्री है, बाकी फ्यूचर में क्या होगा भगवान जाने। इंडिया का है वो जियो वाला, जियो मीट है, पता नहीं उसका क्या हाल है। लेकिन इस तरह बहुत सारे चैनल हैं जिसपे हम लोग मिल सकते हैं, एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर सैटरडे ओनली टू मीट। सैटरडे एक ओवरऑल चीज है जो हम जून फर्स्ट सैटरडे को करेंगे, लेकिन बीच में हम लोग मिल सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं पंकज जी या मिथिलेश जी जो आप बोले, उसके लिए मेन पर्पस व्हाट्सएप ग्रुप का वही है कि भाई चलो भाई मनीष जी, मिथिलेश जी, पंकज जी, हम तीनों मिल करके बात करते हैं। और किसी को आज के लिए कुछ कहना है? कि हम चाहते हैं ये कॉल ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का चले, उससे ज़्यादा होता है तो फिर लोग स्विच ऑफ हो जाते हैं, और सबको अपना-अपना काम है, यही केवल नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन करके कि कुछ कंक्रीट स्टेप लिया जाएगा इसके माध्यम से। तो फिर हम सैटरडे जून 3 को फर्स्ट सैटरडे जून को मिलेंगे, और नहीं किसी को कुछ है तो हम कॉल बंद करना चाहेंगे, आपसे इजाज़त ले रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुखवान, थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम।